और जरा वीडियो भी दिखाइए। पहले मैं अनंत विजय आपकी राय चाहूंगा इस वीडियो पर। दो वीडियो हैं, एक सीसीटीवी जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स सेग्रीगेशन कर रहे हैं पोस्टल बैलेट का, और दूसरा जिसमें ममता बनर्जी अंदर बैठी हुई है 4 घंटे डेरा जमा के। अनंत विजय, और वैसे भी विदेश में है शायद, वहां से ये सीसीटीवी कैसा दिख रहा है अनंत? राकेश शर्मा सर, एक बात मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं उसके पहले मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं। अरे आप तो आ गए, आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप आ गए। जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि आज बड़ा मजेदार आपके और विजय त्रिवेदी जी के बीच में चल रही थी चर्चा, और आप दोनों की बातचीत सुनकर मुझे कानपुर टेस्ट मैच ये याद आ रहा था बहुत पहले का, कि जोएल गार्नर बहुत तेज गेंदबाजी कर रहे थे और सामने अंशुमन गायकवाड़ थे। तो जितनी तेज बॉल आती थी अंशुमन गायकवाड़ बड़े आराम से उसको डक करते थे और डिफेंस कर देते थे। तो आज विजय त्रिवेदी जी को सुनते हुए मुझे यही लग रहा था, आप इतनी तेज गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन वो बड़े प्यार से वो आपको डक कर रहे थे। तो एक तो ये, दूसरा एक प्रश्न मन में आ रहा है, मानक जी ये बता दीजिए, बहुत दिनों बाद आपसे पूछने का मन कर रहा है, ये तहसीन भाई बार बार फोन आने की क्या बात कर रहे हैं? 2 बार उन्होंने कहा आपको फोन नहीं आ जाए, आपको फोन नहीं आ जाए। क्या कोई किसी पार्टी वार्टी के लोग आपको फोन कर रहे हैं क्या? मैं इसका जवाब दे देता हूँ। क्या है आनंद जी कि आपके आशीर्वाद से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मुझसे विशेष प्रेम है, वो मेरी सफलता को देख नहीं पाते हैं। तो उनको ये लगता है कि अगर मैं मानक जी के साथ या अनंत जी के साथ या विजय जी के साथ या विनोद जी के साथ स्क्रीन पे दिख जाओ, तो फिर या सज्जन जी के साथ, तो उनका जो थोड़ा सा उनकी जो कुछ भी उनकी तपस्या हो गया, जो कुछ भी उनका रास्ता होगा आगे बढ़ने का, उसमें शायद मैं कांटा बढ़ सकता हूं। तो इस माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, भाई मैं राजनीति में इंटरेस्टेड हुई नहीं मैं कोई राजनीतिक दल में आना चाहता हूं, पर उनको लगता है तो लगने दीजिए। यही तो होता है ना अनंत जी, यही तो होता है कि हेमंता जैसे एक टैलेंट को आप खो देते हो, तो ये होता है। अच्छा, तहसीन तहसीन बहुत बढ़िया, वेल प्लेड तहसीन, वेल प्लेड। तहसीन जी ये बताइए कि आप इतना पॉलिटिकली करेक्ट कब से होने लगे? आपने नाम लेना कब से बंद कर दिया? हालांकि आपने तपस्या 2-3 बार बोल के संदेश तो दे दिया कि किसका फोन आया था मानक जी को, लेकिन नहीं मैं कोई कंफर्म नहीं कर रहा हूं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैं तो चलिए आगे चलते हैं, मुद्दे पर आइए अनंत विजय आइए। अब तो मैं खैर चलिए छोड़ दीजिए, तपस्या सफल हो, मैं भी यही कामना कर सकता हूं कि तपस्या सफल हो जाए। दूसरी बात जो आप, मैं विनोद जी से आज 100% सहमत हूं कि ये मतलब डिफिसिट का संकट है, विश्वास के जो है वो संकट है, और विजय जी ने भी कमोवेश वही बात कही है। लेकिन ये विश्वास का संकट क्यों हुआ? और अभी गौतम दा ने कहा कि मतलब 10 साल बाद कोई वोट डाल रहा है, ये कितनी मतलब जितनी आपत्तिजनक या जितना बड़ा सवाल हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों पर खड़ा करते हैं, उतना ही बड़ा सवाल हमें पिछले 10 साल से उन लोगों पर भी खड़ा करना चाहिए जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए बंगाल में जिम्मेदार थे। आज अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है वहां, ऐसा सब लोग मान रहे हैं, तो ममता दीदी इतनी घबराई हुई क्यों है? उनको फ्री एंड फेयर इलेक्शन से डर क्यों लगता है भाई? क्या लोकतंत्र में सही तरीके से चुनाव कराने से किसी राज्य की मुख्यमंत्री को, भले ही चुनाव के दौरान वो काम चलाऊ मुख्यमंत्री हो, उनको डर लगना वाजिब है क्या? और अब तो इलेक्शन कमीशन की सफाई आ गई। ममता बनर्जी 4 घंटे बैठ के उन्होंने तसल्ली कर ली कि उनके मतलब क्या हो रहा है। ये देखिए, मुझे लग रहा है कि पता नहीं किसी आशंका से ममता बनर्जी ग्रस्त हो गई हैं, और उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के भय से वो सशंकित हैं। अब वो भय सत्ता जाने का है, क्योंकि एक और बयान उनका बड़ी दिलचस्प बात कही उन्होंने कि ये जिंदगी और मौत का प्रश्न है। इतना एक्सट्रीम जाके कोई आदमी अगर बयान देता है, यहां से निकल के ही उन्होंने बयान दिया कि ये जिंदगी और मौत का, सचमुच ये उनके लिए जिंदगी और मौत जितना ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर किसी मतलब मैं नहीं जानता कि नतीजा क्या होगा, अगर ममता जी, एक काल्पनिक बात करें कि अगर ममता जी ये चुनाव हार जाती हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी पार्टी पर एक अस्तित्व का संकट भी उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि एक व्यक्ति के इर्द गिर्द चलने वाली पार्टी के सामने हमेशा ये संकट होता है। लालू जी के परिदृश्य से जाने के बाद या हारने के बाद आरजेडी के सामने एक संकट आया। अगर अखिलेश यादव पिछले लोकसभा चुनाव में 36-37 सीटें न लेके आते, न संजीवनी उनको जनता ने दी होती, तो उनकी पार्टी पर भी 2 बार विधानसभा चुनाव हारने के बाद अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो गया होता।
तो मुझे लेकिन ये ममता लगता है जैसे ममता बनर्जी एक चुनाव हारने से कैसे उनके अस्तित्व पर संकट आ जाएगा आनंद? ये ऐसे हो जाएगा, इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं मानक जी कि ममता बनर्जी उम्र के जिस पड़ाव पर हैं वहां 5 साल बाद उनकी स्थिति इतनी जुझारू नहीं रह जाएगी जितनी वो अब या 2011 में थी। अब उनके सामने 5 साल तक सस्टेन करना अपनी पार्टी को, ठीक है उन्होंने अभिषेक को, अपने भतीजे को ग्रूम किया है, अच्छी बात है। अभिषेक के अलावा उनकी पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं दिखाई देता जो पूरे बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को जोड़कर आगे लेके चल सके। कल्याण बनर्जी, महुआ मित्रा का अपना अलग झगड़ा है, आप वो सार्वजनिक भी होते हुए हम देख चुके हैं। बाकी जो लोग हैं वो दूसरे और तीसरे, मतलब क्या कहते हैं, दूसरे या तीसरे पायदान के नेता हैं। तो मुझे लगता है कि इस चुनाव में ममता बनर्जी हार की आशंका से बहुत ज्यादा ग्रसित हो गई हैं, और खास करके जिस प्रकार 2-3 दिनों से ये आप लोग जो एग्जिट पोल दिखला रहे हैं, ये उनकी आशंका को और गाढ़ा कर रहा है। इसी आशंका में वो मतलब बौखलाई हुई है। मैं और ये थोड़ा ज्यादा, हाँ, और ये एग्जिट पोल देखकर आपकी आशंका गाढ़ी हुई है या पतली हुई है? मैं तो सर, अब आपको पता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से मैं किसी भी चीज पर भरोसा नहीं करता हूं। सिर्फ और सिर्फ मतगणना के दिन जो परिणाम आते हैं उस पर भरोसा करो। लेकिन हाँ, इतना जरूर मानता हूं मैं कि किसी न किसी प्रकार का एक संकेत तो एग्जिट पोल से मिलता है। चाहे जैसे एक्सिस माई इंडिया वालों ने भी, जब हम और आप गलत साबित हो गए थे 2024 के चुनाव में, तो उन्होंने सफाई देकर बताया था कि हो सकता, वो एक विज्ञान है, एग्जिट पोल एक विज्ञान है, अनुमान नहीं है, वो भी एक विज्ञान है, और विज्ञान में गलतियां होती हैं। रॉकेट भी फेल होते हैं कभी कभी, ऑर्बिट में जाने के पहले भी गिर जाते हैं समंदर में। तो मुझे लगता है कि विज्ञान के साथ ये एक छूट देनी होगी हमें। लेकिन ऐसा नहीं है कि विज्ञान को हम सिरे से खारिज कर दें कि वो एकदम गलत है, वो एकदम ये है। हाँ, लेकिन जब ये पोलस्टर अपनी धारणाओं को आरोपित करने लगते हैं नतीजों पर, इसलिए मैं आजकल ज्यादातर इनके ना वोट शेयर को देखने का प्रयास करता हूं कि वोट शेयर वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि वोट शेयर को सीटों में तब्दील करना एक अलग तरीके के फॉर्मूले से होता है। वो हमने कई जगह देखा है, दोराब सुपारी वाला से लेके और सब लोगों को देखा है कि किस तरह से करते हैं। बाद के दिनों में उन्होंने भी सीटों की का करना बंद कर दिया था। आजकल सिर्फ योगेन जी सीटों की गणना कर लेते हैं, सर्वे नहीं करते हैं, बट सीटों की गणना करते हैं। सुनामी से लेके, आंधी से लेके, जाने क्या क्या करवा दिया था हरियाणा में उन्होंने। तो खैर, मैं ये कह रहा हूं कि ममता बनर्जी, मुझे लगता है कि किसी आशंका से घबराई हुई हैं, और उसी घबराहट में उनसे इस प्रकार के कदम होते हैं। भवानीपुर की जो बात गौतम दा कह रहे थे, उसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा। तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने गुजरात के लोगों के बारे में बहुत बुरा भला कहा है, और 20 से 25 हजार गुजराती बोलने वाले वोटर भवानीपुर में हैं। ये मैंने आपके शो में बहुत पहले आपसे चर्चा में मैंने एक दिन कहा था। अब क्या वो उल्टा पड़ गया? क्योंकि जब राज्य सरकार का कोई मुखिया होता है तो उसका अपना इंटेलिजेंस भी होता है। कई बार इंटेलिजेंस वाले अंधेरे में रखते हैं, जैसे इंदिरा जी को 75-77 के चुनाव में रखा था। कई बार बहुत सारे केंद्र सरकार के मंत्रियों को, प्रधानमंत्रियों को जो फीडबैक मिलता है वो सही नहीं होता। तो मुझे लगता है कि बंगाल का चुनाव इस बार पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी, मतलब बहुत चुनौतीपूर्ण अध्ययन के तौर पर सामने आने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ घटनाएं, कोई कह रहा है कि अभी कुछ दिनों पहले मैं सुन रहा था, तृणमूल कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि 10,000 बूथ पर तो बीजेपी वालों को उनका एजेंट नहीं मिला। अब ये कह रहे हैं कि पता नहीं क्या घालमेल हो रहा है। मतलब स्थितियां रोज इतनी बदल रही है बयानों के साथ कि बहुत दिलचस्प होते जा रहा है बंगाल चुनाव। बड़ी इच्छा हो रही है कि जल्दी से 4 मई आ जाए, इसलिए मैं वापस भी आ गया। ठीक है।